मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज जिन चीजों से मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त खबर पाकिस्तान में चल रही है, जो सियालकोट वजीराबाद रोड पे जो एक वाकया पेश आया उसके बारे में आज सभी लोग बातें कर रहे हैं। उस पर मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। एक तो मैं ये कहूंगा कि एज मैं एक लीगल कम्युनिटी से, एक जुडिशल फैमिली से, मेरी सारी फैमिली जुडिशरी में थी। और अभी भी मेरी फैमिली जो है वो इसमें सारा उनका कानून का सारी तालीम है। उस पर मैं ये बताना चाहूंगा कि सिविलाइज दौर में एक चीज कहते हैं कोर्ट, डे इन कोर्ट, जो नए हमारे इंसानी हकूक हैं वो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया हो, कोर्ट को चाहिए कि वो आपका फैसला करे। दूसरी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ड्यू प्रोसेस, कि उसका एक प्रोसेस किया जाए, शहादतें हों, गवाहियां हों और उसके बाद कंक्लूड किया जाए। इस पे मेरा एतराज ये था कि आप क्या उस माब को उन्होंने आंखों से देखा? सबसे पहले तो जो उसने किया राजको कंपनी में, जो श्रीलंकन मैनेजर ने जो किया, क्या लोगों ने आंखों से देखा? फिर जो लोग जिन्होंने आंखों से देखा उनका कैरेक्टर क्या था, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या हो सकता है वहां पे राजको, वो कंपनी है, उसको किसी कंपटीशन के जरिए या उनकी कई चीजों के उनके दावत की वजह से ये वाकया पेश आया हो? ये सारी चीजें, ये सवालिया निशान है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये देखना चाहिए कि उस बंदे ने ये दानिस्ता किया है, वो उर्दू या अरबिक का नॉलेज था उसको? अगर उसने जो वो पेपर दीवार से जो उसने वो मजहबी जो कलमात थे उनको उठा के ट्रैश किया, तो क्या उसको पता था कि मैं क्या ट्रैश कर रहा हूं? तो ये सारी चीजें कहाँ सेटल होती हैं? ये किसी कोर्ट या अदालत में जाके उसका काम होता है कि सारी चीजों को करे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूं कि इस वाक्य की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जुडिशरी को पहुंचा है। लोगों को अब अदालतों पे यकीन ही नहीं रहा। लोगों का एतमाद अदालतों से उठ चुका है क्योंकि अदालतें इंसाफ देने से कासर है। हमारा मुल्क जो है 130 ममालिक में से 126वें नंबर पर आया है। लोग अब अपने हाथ में कानून लेते हैं, पुलिस साथ खड़ी तमाशा बनी होती है। और इसी वाक्य में यह भी देखा गया है कि वजीराबाद की वही जगह है, वजीराबाद के पास, जहां भी कुछ अरसा पहले धरने वाले लोग बैठे थे, और वहां भी पुलिस नाकाम थी और इस दफा भी पुलिस नाकाम हुई। अब स्टेट की वजह से मैं पूछना चाहूंगा कि रिट ऑफ स्टेट कहां है? दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इस वाक्य के बाद किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? मैं आज एक वसूख के साथ कहता हूं कि उस श्रीलंकन जो जो जिसकी लाश को जलाया गया, या इस वाकये की असलियत तक बिल्कुल नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मफलूज स्टेट की तरह चल रहा है। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। अब मैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी से बोल रहा हूं, तो मेरी नजर में इसके नुकसान क्या है? जो इमेजेस चले आज सारा दिन मीडिया पे, लोगों ने वहीं जब लाश जल रही थी तो टीवी के सामने आके अपने बयानात जो हैं वो दिए, और एक इंतहाई मैं समझता हूँ दर्दनाक बात थी। एक इंसान की लाश जब जल रही थी तो लोगों ने वहां पे सेल्फियां भी बनाई, और इस वक्त वो वाशिंगटन डीसी में भी पहुंच चुकी हैं और पूरी दुनिया में वो गर्दिश कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फैटफ में आपने 27 शर्तों में से 26.5 शर्तें पहले ही पूरी कर ली हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आपने लगाई हैं, ये जो वाकया हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको यहूदी और इंडियन लॉबी, जो कि पहले ही घेरे डालती है पाकिस्तान पे, वो आपके खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करेगी? कभी किसी ने ये सोचा है कि हम फ्यूचर में, आपका इस वक्त हालात ये है कि कराची में 191 रुपए में का डॉलर भी नहीं मिल रहा। डॉलर मार्केट में आने से पहले ही बिक जाता है क्योंकि लोग भाग रहे हैं, डॉलर अफगानिस्तान में जाग रहे हैं। आपके माशी हालात जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जहां से आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उन हालात में कभी आपने देखा है कि ये जो मनाजर आज सारी दुनिया में आए हैं, उस श्रीलंकन की, चाहे जो कुछ भी था, उसकी जलती हुई लाश और आसपास लोग खड़े जो जिस तरीके से वीडियो बना रहे थे, जिस तरीके से सेल्फियां बना रहे थे, एक क्या पिक्चर बाहर जाएगी? आज क्या हो रहा है? आज इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके बारे में क्या सोच रही है?
आपके खिलाफ पहले ही इंडिया से प्रोपेगेंडा चलता है, एक ऐसा नॉन स्टॉपेबल, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक जो आपका एंटी प्रोपेगेंडा है, उसको आप उसको किस तरह काउंटर करेंगे? जिन हालात में आप रिसेंटली ट्विटर का सीईओ है जो वो भी इंडियन पिक कर लिया गया है, तो आप किस तरह अपने आप को आप अपना केस किस तरह बताएंगे? आप अपने आप को सेव किस तरह करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। आगे माशी तौर पे इस वक्त अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए, पाकिस्तान जो कि मेरी मादरे मिल्लत है, आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है। चाइना ने आपको अबेंडन कर दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक चाल जो चली है कि उन्होंने उनके साथ डील करने के लिए कतर को राब्ता कर लिया है, आपको वो भी छोड़ चुके हैं। अब दर बदर फिरते फिर रहे हैं पैसों के लिए। आईएमएफ ने जो कर्जा दिया है, आपका मुस्तकबिल भी लिख के दे दिया गया है। अभी 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट जनवरी में आने वाला है, जिसने पाकिस्तान की रहती सहती जो माशी हालात हैं वो भी खत्म कर देंगे। इस वक्त लोग, मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी मेरे हमवतन 2 वक्त की खाने की बजाय 1 वक्त खाना खा रहे हैं। जिन लोगों की 20,000 तनख्वाह है वो कहां जाएंगे? डॉलर 200 से ऊपर गया, पेट्रोल आपका 200 से ऊपर गया, और चीनी अगर 200 से ऊपर गई, इन सब के साथ मिलते जुलते हालात में आप कहां जाएंगे? और आज जो कुछ हुआ है, इस पे सैंक्शंस, अगर एम्बार्गो लगाया या इस पे एडवोकेसी जूश और इंडियन लॉबी ने की, तो कौन आपको लीड करेगा? मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आज मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा कि इस वक्त हमें लीड कौन कर रहा है, या फ्यूचर में हमें कौन लीड करेगा? जिस मुसीबत में हम फंस चुके हैं, एक करप्शन का, एक लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस में, एक रिस्पेक्ट ऑफ लॉ के, अदालतों पे लोगों का एतमाद नहीं है, असेंबली में खान साहब ने कोई लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, ऑर्डिनेंस पे कंट्रीज चल रहे हैं, इन अंदर गिवन हालात में हम कहां जाएंगे? हमें कौन लीड करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने आज पाकिस्तान में कई अपने दोस्तों को जो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं, मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो जवाब देने से कासर थे। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा, वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया गया, उसका रिजल्ट क्या होंगे? पीटीआई इन लोगों को पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में पीटीआई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि खान साहब ने अपने जिंदगी के 20-25 साल अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट से जाकर शौकत खानम के लिए कैंपेन चलाते रहे हैं। म्यूजिक प्रोग्राम किए जाते थे, फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब आके फंड रेजिंग करते थे। तो खान साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर है ओवरसीज पाकिस्तानीज में। आपकी आधी कैबिनेट जो है वो उसी शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल के जो फंड रेजर थे, आपकी आधी कैबिनेट भी वही है। एक मेन रीजन यही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए, ताकि पाक पीटीआई को मजबूत किया जाए, पीटीआई मजबूत हो सके। और उनके नए सर्वे के हिसाब से 40 हलकों में पीटीआई को तकवीयत मिलेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अभी तक ये क्वेश्चन मार्क ये है, एक सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट किस तरह डालेंगे? ईवीएम सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान में रिवाज है कि जहां पे हल्का कमजोर होता है, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, उसको बंदूक के नोक पर उठा लिया जाता है, बमाए बक्सों के। अब ईवीएम मशीनें किस तरह बचाएंगे? हम एम्बेसियों में जाएंगे तो वहां से वोट कहां जाएंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालेंगे तो उसकी सेफ्टी या उसका न्यूट्रल होने की क्या गारंटी है? ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उसके लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि हम वोट देंगे तो वो वोट कहां जाएगा? ये एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूं, और जब भी मुझे इस चीज का पता चला तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। पाकिस्तान के इन हालात में अभी रिसेंट, लास्ट में अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली खान साहब ने अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में अपने मिनिस्टर्स की बाहर जाने पे 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी। इससे 2-3 इशारे निकल रहे हैं। एक तो इशारा ये निकलता है कि अगले 3 महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बहुत अहमियत के हामिल है अगले 3 महीने। दूसरा सिग्नल ये जाता है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, उन पे खान साहब का एतमाद ना होना, उनके उनके ऊपर उनका उनसे उन पे उनको इतमाद नहीं है। चाहे ये मिनिस्टर बाहर करप्शन के लिए जा रहे हैं, चाहे ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, या बाहर अपने जाती मुफाद के लिए जाते हैं। मैं इस फैसले को इस हद तक ये मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, इसको मैं अच्छा समझूंगा। ये पाबंदी 3 महीने की नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में 10 से 20 हजार लोग जो करप्शन के जो अलायंस का हिस्सा है,
चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे सियासतदान हो, उन सब के बाहर जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। और उन पे ये होना चाहिए कि एक तो डुअल नेशनल, उनके बीवी बच्चे भी डुअल नेशनलिटी ना रख सकते हो, और उसके बाद जब भी वो बाहर जाएं तो डिक्लेयर करके जाएं कि उनका मकसद क्या है, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो है, जिस तरीके से पहले अकामा के जरिए एक ड्रामा रचा, कौम ने देखा कि हर मिनिस्टर जो है वो दुबई में ड्राइवर है, कुक है, और इस तरह के वो उनके जरिए माइश है। उन्होंने एक मजाक बना रखा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बिल्कुल उसी तरह आजकल भी जो है वही ट्रेंड है, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुक्तदर लोगों को चाहिए, ये जो अदलिया अगर पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तो उनको चाहिए कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसा फैसला करें ताकि ये जो लोग पाकिस्तान से पैसा लेके भाग रहे हैं, इनके रास्ते रोके जाए। उसके बगैर आप मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही नाजुक टाइम से गुजर रहा है, वरना ये लफ्ज तो मैंने सारी जिंदगी सुनता रहा हूं। अपनी मैं सारी जिंदगी जब पाकिस्तान में भी था, यहां पे भी हमेशा ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अनफॉर्चुनेटली 73 साल 74 साल के डाके हैं। अगर मैं आपके साथ इस डिबेट पर आऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो कायदे आजम के साथ क्या किया गया था, उसके उस वक्त के हालात कराची के क्या थे। अगर आप उसको कभी वेरीफाई करना चाहें तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक वीलॉग है बीबीसी का, उस लास्ट 30 डेज ऑफ कायदे आजम। अगर आप वो सुने या कोई ऐसी किताब पढ़ें जो किसी बायस ने ना लिखी हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस वक्त क्या हो रहा था। उसके बाद मैं सर्टिफाइड तौर पे ये कह सकता हूं, आज जो कुछ हो रहा है, आज जो पूरा पाकिस्तान बैरियर टाउन बन चुका है, इसके मूजद जो थे वो अयूब खान थे और सिकंदर मिर्जा थे। इसके बारे में तो मैं बैठ के आपके साथ डिबेट कर सकता हूं कि आज क्या क्या हो रहा है। आज हमारे कंट्री का जो बैरियर टाउन बन चुका है पूरा कंट्री, इसके मूजद वो थे। लेकिन ये बाहर जाने की पाबंदी, खान साहब प्लीज, अगर मैं चाहूंगा कि अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, और या हो सकता है आपकी पावर में ही ना हो कि आप इसको एक्सपेंड कर सकें, लेकिन ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को बचाने के लिए कि ये एक शर्त लगाई जाए कि जो इस वक्त डिसीजन मेकर हैं, उनके बच्चे फॉरेन नेशनैलिटी ना रख सकते हों, इनकी बीवियां ना फॉरेन नेशनैलिटी रख सकती हों, और जब भी पाकिस्तान से जाएं गवर्नमेंट से इजाजत लेकर अपना पर्पस बता के जाएं। और अगर इनको ज्यादा शौक है डुअल नेशनैलिटीज का, तो फिर अमेरिका को सर्व करें या बरतानिया को सर्व करें, पाकिस्तान के जाके पंगे ना लें और पाकिस्तान को लूटना, मादरे मिल्लत को लूटना, अपनी मां के कपड़े नोचना छोड़ देंगे। अब उसके बाद मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो 40 अरब रुपए का टीका खान साहब की चारपाई के नीचे लगा, इनकी आंखों के सामने, इनके टेबल के ऊपर लगा, वो क्या था? वो छुपाया क्यों जा रहा था? वो दुनिया के सामने क्यों आया है, कैसे आया है? ये भी एक दर्दनाक स्टोरी है कि खान साहब हमारे लिए रियासत मदीना का ख्वाब देखते हैं। खान साहब हमें मिसालें देते हैं तो हजरत उमर की देते हैं, लेकिन 40 अरब रुपया कोविड का आया तो उसके बारे में अभी तक किसी मिनिस्टर ने, वजीर आजम साहब ने उसके ऊपर कोई सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। तो ये क्या है? ये मैं बताना चाहूंगा कि उस 40 अरब रुपए का हिसाब जो है वो आपके मालिकों ने, आईएमएफ वालों ने लिया है। जब पब्लिक अकाउंट्स में था, उन्होंने कहा इसको पब्लिक करें या इसको सामने बताएं लोगों को, ये 40 अरब रुपया कहां गया। उसके बाद अभी जो रिसेंटली आपके 6 अरब रुपया आपने सऊदी अरेबिया से लिया है, कुछ एंकर्स ने उस पर भी प्रोग्राम किया कि उसकी कंडीशंस क्या थी। इस वक्त सऊदी अरेबिया उस वायदे के हिसाब से, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 72 आवर्स में बैंकरप्ट कर सकता है। वो किस तरीके से कि वो अपने पैसे जो उन्होंने दिए हैं वो 72 आवर्स की डिमांड पे आपसे वापस मांग सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो पाकिस्तान के असासे जहां भी होंगे दुनिया भर में, उनको वो कैप्चर करने या रखने के वो हकदार बन जाएंगे। और इस वक्त इस तरह के जो फैसले कर रहे हैं, ये पैसे कहां जाएंगे? मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान कर्जे लेकर कर्जे उतार रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन, खान साहब ने कंटेनर के ऊपर कहा था कि मैं खुदकुशी प्रेफर करूंगा वर्सेस के बाहर जाके मैं लोगों से पैसे मांगू। खान साहब, पैसे लाना आसान है, लेकिन आपने पाकिस्तान की ब्लीडिंग बंद नहीं की। 40 अरब रुपए का हिसाब नहीं दिया। आपके मिनिस्टर बार बार बैठते हैं टीवी एंकर्स के सामने और नवाज शरीफ की रसीदें आज भी मांग रहे हैं। मैं कहता हूं मांगनी चाहिए।
लेकिन 40 अरब रुपए की रसीदें भी आप प्लीज कौम को दिखाएं, और इससे पहले कि लोग बिल्कुल इत्मीनान छोड़ दें आपसे, आप पे जो थोड़े बहुत आपकी रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो जाए। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा कि अभी इस्लामाबाद एरिया में दो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स की मौजूदगी में कुछ पीटीआई के वर्कर स्टेज के ऊपर चढ़ के उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाए। ये हालात आ चुके हैं कि कैपिटल से विद इन 20 माइल्स ये हालात हैं। और मैंने सुना था कि इस वक्त पीटीआई के एमएनए जो है वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस वक्त दुनिया, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ जा रहा है। और इन करप्शन के हालात में पाकिस्तान इस महंगाई से नहीं मरेगा, करप्शन से मरेगा। करप्शन तंग करेगी, करप्शन कर रही है, करप्शन बढ़ चुकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज मेरी समझ से बाहर है कि आज किसके ऑर्डर्स चल रहे हैं, कौन हुकूमत कर रहा है। मुझे भी ये शौक है कि मैं देख सकूं कि इस वक्त कौन लीड कर रहा है। मुझे लीडिंग वाली, मुझे इस वक्त रिट नजर नहीं आ रही, गवर्नेंस नजर नहीं आ रही बिल्कुल। अब देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में ये जो आज वाकया हुआ है, इस आज जो सियालकोट वजीराबाद का जो वाकया था, खान साहब अगर मेहरबानी मेहरबानी फरमाते तो एक बयानिए से ज्यादा आगे चलते और लोगों को इस पे कहते कि आप इस्तीफे दें या निकालते, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जाता कि आप क्या है, आपका फ्यूचर किस साइड पे जा रहा है। आप तालिबान से भी आगे जा रहे हैं। तालिबान आज आपको अगर देखा जाए तो आपसे ज्यादा वो डिप्लोमेटिक और आपसे ज्यादा सिविलाइज नजर आ रहे हैं। ये बताना होगा कि हम कहां जा रहे हैं और हमारी स्पीड क्या है। आखिर में जो मैं जिस चीज पे बात करना चाहूंगा, कोई नया वायरस ओमिक्रॉन जो आया है, वो उसके हालात क्या है। उसमें वो आपके पड़ोस में तो पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। उसमें ये थी कि 30 से ज्यादा ममालिक में देखा जा उसको उसकी डिटेक्शन हुई है। लेकिन आपके नजदीक कर्नाटका में, इंडिया में दो वहां पे जो है वो लोगों के में इसके इसरात पाए गए हैं। एक जो है तकरीबन 60+ जो है इंडियन, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में विजिट किया था, उनको हुआ है। और दूसरे एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, जिनको ये हुआ है ओमिक्रॉन। और इसके बारे में जो मैं यहाँ पे बैठ के खबरें सुन रहा था, रिसर्च कर रहा था, ओमिक्रॉन ट्रांसमिट जल्दी हो जाता है एक दूसरे से, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन मार्क इस पे, जो इसमें से जो सवाल निकलता है कि चाइना को आज तक कभी किसी ने इस पे होल्ड रिस्पॉन्सिबल, कभी चाइना से किसी ने, लोगों ने पूछा है कि पूरी दुनिया तबाह कर दी आपने, और मजीद अभी हो रही है। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि 8 अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर ट्रेवलिंग बैन लग चुका है। जर्मनी ने अपने आप को बंद कर दिया है, इंडिया ने अपने आप को बंद कर दिया है। पाकिस्तान, क्योंकि आप टेस्टिंग की सलाहियत नहीं रखते, आप हो सकता है आपके अंदर भी कई मरीज हों, लेकिन आप जिस तरीके से आपने कोरोना को आपने कंट्रोल किया कि आपने टेस्टिंग ही बंद कर दी थी, आपके पास टेस्टिंग की एबिलिटी ही नहीं थी। तो आप किस तरह आपको पता चलेगा कि ओमिक्रॉन आपके पास आ चुका है। लेकिन चाइना ने आज तक, इस वक्त मैं आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन जिनमें मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं एक्सपोर्टर था और हूं भी, उनकी एक पॉलिसी थी। वो कहते थे ये चाइना वायरस चाइना से निकला है और उनकी बदएहतियाती की वजह से निकला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका क्लैश इसी वजह पे था कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना जाना चाहती थी कि वो जाके वुहान के अंदर अपना रिसर्च करें कि ये क्यों बाहर निकला है, क्यों, क्या जो बाद एहतियाती हुई है, तो चाइना ने उनके साइंटिस्ट को चाइना नहीं जाने दिया था। लेकिन आज पूरी दुनिया तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस, मैं समझता हूं दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट है। लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे हो चुकी हैं, इकोनॉमीज तबाह हो चुकी हैं, लेकिन चाइना को पूछने की सकत कोई भी नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान लीडरलेस है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त लीडरलेस है। इस वक्त पूरी दुनिया को एक लीडरशिप की जरूरत है, एक सिंसियर लीडरशिप की जरूरत है, जो पॉजिटिव इमेज को आगे लेकर चले, जो इंसाफ की बात करे, जो तरक्की की बात करे, जो इकोनॉमी की बात करे। इस वक्त पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तानी होने की वजह से सुबह शाम पाकिस्तान के लिए दुआएं करता हूं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं खुद अपने आप को एक बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं। मैंने जब भी सऊदी अरेबिया में उम्रे पे गया तो मैंने अपना उम्रा हमेशा जाके मदीना पाक से, मदीना शरीफ से शुरू किया। हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान समझता है कि उसे रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन कानून के अपने हाथों में लेकर अपने मुल्क की इस तरीके से तजलील करना,
मैं ये समझता हूँ कि ये इट वाज़ नॉट एप्रोप्रिएट। और दूसरा ये है कि इस वक़्त गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर मेरी नज़र में होना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, कोई स्टेप उठाया नहीं जा रहा, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान क्या है। वरना अगर ये हालात रहे, तो पाकिस्तान पहले भी आपको सोमालिया लोग जो हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको सोमालिया के करीब समझती है। अल्लाह ना करे कि इन्हीं हालात में अगर एम्बार्गो और सैंक्शंस की तरफ जाते हैं, तो हम इन चीज़ों से किस तरह बाहर निकल पाएँगे। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।